कल तक हम जिस टॉपिक की बात कर रहे थे आपसे, उस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कुछ प्रॉपर्टीज़ कोलाइडल सॉल्यूशन की। और उन प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपका टंडल इफेक्ट ले लिया, ब्राउनिन मूवमेंट ले लिया था, और ब्राउनिन मूवमेंट के अलावा उसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी था जिसको हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम दिया था। उसके बारे में मैंने आप लोगों से कल बात की थी, ठीक है। जब वो इलेक्ट्रोफोर्स आप लोगों ने पढ़ा और आप लोगों के जब कमेंट आए मेरे पास में, तो उस कमेंट्स में था कि सर हमको कैसे पता चलेगा किसी पे चार्ज कैसे आ रहा है। कोई बच्चों ने पूछा, विवेक ने पूछा मुझसे, सर हमें पता कैसे चलेगा किसी कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज कौन सा होता है। तो बेटा जो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टेक्निक है, वो इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक होती ही उन कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज को निकालने की है कि कोलाइडल पार्टिकल्स पे कौन सा चार्ज है, यह हमको उसी टेक्निक से पता चलता है। ओके, आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज क्यों आता है। और मैंने एक आखिरी में लाइन बोली थी, अगर आपको याद हो इलेक्ट्रोफोरेसिस में, कि हमेशा याद है कि कोलाइडल पार्टिकल्स पर चार्ज होता है लेकिन सॉल्यूशन हमेशा न्यूट्रल होते हैं, सॉल्यूशन पे कोई चार्ज नहीं होता। कोलाइडल पार्टिकल्स आवेशित हैं बट सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। तो जो चार्ज आ रहा है वो चार्ज क्यों आ रहा है, उन कोलाइडल पार्टिकल्स पर चार्ज कैसे आया, ये चार्ज आना क्या जरूरी है, अगर हटा देंगे तो क्या होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में घूमते हैं। तो बेटा एक सबके करके सबके बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। आप इमेजिन कीजिए जब आपने कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाया था, बनाते समय आपने विधि यूज करी थी, अगर आपको याद हो, यांत्रिक परिक्षेपण, मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड यूज किया था आप लोगों ने। और उसमें क्या था कि आपने जो दो पार्ट लिए थे मेटल के और उनके, आपको शायद याद हो, घुमाया था। तो बेटा जब घर्षण होता है, आप जानते हैं फिजिक्स के स्टूडेंट हैं आप लोग भी, कि घर्षण जब भी होता है वहाँ पे चार्ज आता है। कह सकते हो कि उसकी वजह से चार्ज आएगा, या आपने ब्रेडिंग आर्क विधि लगाया, उस ब्रेडिंग आर्क विधि के द्वारा भी चार्ज आ सकता है, हो सकता है कोलाइडल पार्टिकल्स उन इलेक्ट्रोडों से इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करके नेगेटिव के रूप में चले जाए, ये भी हो सकता है। या मैं आपको बताऊं, आपने साबुन को, डिटर्जेंट को पानी में डाला, और पानी में डालने के बाद वहाँ पे जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले थे उन सब ने एक साथ इकट्ठा होकर वहाँ बनाया था क्या, मिसेल, अगर आपको याद है। तो वो जो मिसेल बन रहा है एक्चुअली बेटा वो क्या है, मिसेल भी तो कोलाइड है, ऋणात्मक कोलाइड है, ऐसे भी आ सकता है। लेकिन इसके अलावा भी बेटा चार्ज आने का जो सबसे मेन कारण बताया गया है, उसको एक थ्योरी के द्वारा बताया गया, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी, विद्युत द्विस्तर सिद्धांत, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी कहा जाता है उसको बेटा, ठीक है। तो थ्योरी क्या है, थ्योरी को थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। एक्चुअली में पार्टिकल्स को कोई चार्ज है नहीं। वो चार्ज क्यों आ जाता है, वो चार्ज आ जाता है परिक्षेपण माध्यम के कारण। ये बात ध्यान रखने वाली है कि चार्ज जो भी आ रहा है वो परिक्षेपण माध्यम के कारण आ जाता है, डिस्पर्सन मीडियम के कारण आ जाता है। कैसे आ जाता है आप ध्यान दीजिए। कोलाइडल पार्टिकल्स या परिक्षिप्त प्रावस्था को जब आपने माध्यम में मिलाया, परिक्षिप्त किया, तो उसको परिक्षिप्त करते समय क्या होता है कि माध्यम के कण या माध्यम में जो आवेश है उस वो जो है वो उन कोलाइडल पार्टिकल्स पर, परिक्षिप्त प्रावस्था के पार्टिकल्स पर अधिशोषित होता है, ठीक है, अधिशोषित होता है। तो उन कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर दो परत का निर्माण होता है। पहले सुनिए फिर मैं बताता हूँ। दो परत का निर्माण होता है। पहली परत जो होती है चार्ज उसी के कारण होता है और उसको नाम दिया जाता है स्थायी परत। क्या कहते हैं, स्थायी परत कहते हैं उसको। दूसरी परत जो आती है उसको कहा जाता है विसरित परत कहते हैं, डिफ्यूज लेयर भी उसको कहा जाता है। इसके कारण आवेश नहीं है, इसके कारण विलयन उदासीन है। कैसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपने फेरिक क्लोराइड लिया, FeCl3, ओके। और फेरिक क्लोराइड को जब आपने इसका जलगठन कराया, तो जलगठन कराने पर आपको प्राप्त हुआ था फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट। बनाया है आपने, मेथड में लिखा है, केमिकल मेथड में है ये। तो जो फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट आपने बना के तैयार किया, क्या होता है, इसके ऊपर फेरिक आयनों की परत आ जाती है। ये प्रारंभिक परत है, स्थायी परत है। इस परत के आ जाने के कारण फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट धनात्मक हो जाता है, ठीक है। जबकि सेकंड लेयर के रूप में यहाँ पे कौन आ जाता है, सेकंड लेयर के रूप में यहाँ पे आ जाते हैं Cl, क्लोराइड। अब देखें तो परिणाम तो उदासीन हो गया, लेकिन जो कोलाइडल पार्टिकल्स है, ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स है, इस कोलाइडल पार्टिकल्स के कारण, सॉरी, इस कोलाइडल पार्टिकल्स पे पॉजिटिव चार्ज आया ड्यू टू Fe3+ आयन की वजह से, ओके। अब आप कहोगे कि क्या फेरिक हाइड्रोक्साइड हमेशा धनात्मक होंगे? नहीं, मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि ये ऋणात्मक भी हो जाएगा। कैसे? यदि इसी फेरिक क्लोराइड का जलगठन आप NaOH के साथ कराएं, यदि
इसी फेरिक क्लोराइड का गठन आप NaOH के साथ कराएं तो बेटा यहाँ पर Fe की जगह OH आ जाएगा स्थायी परत के रूप में, और यही फेरिक हाइड्रोक्साइड अब ऋणात्मक सॉल्ट के रूप में चला जाएगा। तो अब किसी भी कोलाइडिक पार्टिकल्स में कोई भी आवेश लाया जा सकता है, डिपेंड करेगा कि आप परिक्षेपण माध्यम कौन सा लेके आ रहे हैं, उस परिक्षेपण माध्यम के आधार पर यह काम किया जाता है। जैसे आप आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट बनाते हो, उस आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट कैसे बनता है, आर्सेनिक ऑक्साइड पे आप क्या करते थे, H2S गैस को पास कराते थे तब बनता था, लेकिन एक्चुअल में इस पे ऋणावेश क्यों आया, उसके ऋणावेश आने का कारण है इसके ऊपर आने वाली सल्फाइड आयनों की परत, जबकि सेकंड परत आती है हाइड्रोजन। ये विस्तृत परत है, ये विलयन में उपस्थित है। विस्तृत परत के कारण कभी भी कोलाइडिक पार्टिकल्स पर आवेश नहीं आता, तो विस्तृत परत केवल विलयन की उदासीनता बनाए रखती है, बट कोलाइडिक पार्टिकल्स पर आवेश आता है किसकी वजह से, सल्फाइड की वजह से। यानी ये बात तो तय है कि कोलाइडिक विलयन का बनने में 99% केसेस में थोड़ा बहुत विद्युत अपघट्य विलयन में उपस्थित होगा ही। अगर विद्युत अपघट्य नहीं होगा बेटा तो कोलाइडिक विलयन कभी बन के तैयार नहीं होंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, दो लेयर बन रही है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बोला गया है। और डबल लेयर के बन जाने के कारण वो विलयन भी उदासीन रहता है, कोलाइडिक पार्टिकल्स पर आवेश भी रहता है। अब किसी ने पूछा क्या ये आवेश जरूरी है? 100% जरूरी है बेटा, क्योंकि अगर मान लीजिए कोलाइडिक पार्टिकल्स पर आवेश नहीं होगा तो सारे के सारे पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, और बैठ जाएंगे तो फिर कोलाइडिक विलयन नहीं होगा। क्यों? कोलाइडिक विलयन तब तक उपस्थित है या तब तक ही बना हुआ है जब तक पार्टिकल्स आपस में टकरा रहे हैं, रिपल्शन लगा रहे हैं, वहां पे उस रिपल्शन के कारण दूर दूर भाग रहे हैं, पूरे विलयन में प्रक्षिप्त प्रावस्था के कारण समान रूप से बटे हुए हैं, इसलिए कोलाइडिक विलयन बना हुआ है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कोलाइडिक विलयन नहीं होगा, यानी स्थायित्व आवेश पर ही डिपेंड करता है। दूसरी बात, आप AgBr ले लीजिए। ओके, यदि AgBr का मैं सॉल्व बनाऊं और विलयन में यदि सिल्वर आयन की अधिकता हो जाए तो वही AgBr धनात्मक सॉल्व बन जाएगा, और यदि विलयन में ब्रोमाइड आयन की अधिकता कर दी है तो वही AgBr का सॉल्यूशन ऋणात्मक कोलाइड भी बन सकता है। तो एक नॉर्मल बात करी जाए तो हम कहते हैं कि बेटा फेरिक हाइड्रोक्साइड धनात्मक होता है। अगर आपसे कोई क्या ये धनात्मक ही होगा, नहीं, ये जरूरी नहीं है, आप उसे ऋणात्मक भी बना सकते हो। ठीक है बात। अब क्या होता है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन बना हुआ तैयार है, उन कोलाइडिक पार्टिकल्स पर आवेश है। जब मैं इसमें कोई अलग से विद्युत अपघट्य, कोई इलेक्ट्रोलाइट मिला दूं, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब इसमें प्लस माइनस है जो विपरीत आवेशित आयनों में टूटते हैं। तो जब कोई इलेक्ट्रोलाइट में लेके आऊंगा तो बेटा जितने भी कोलाइडिक पार्टिकल्स हैं वो अपोजिट चार्ज की ओर क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, और जब वो अपोजिट चार्ज की ओर अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, वो उनके साथ मिलके उदासीन हो जाएंगे, उदासीन होकर नीचे बैठ जाएंगे। और बेटा इसी बैठने की घटना, इसी अवक्षेपण की घटना को एक नया नाम दिया गया है, इसे कहते हैं कोएगुलेशन, हिंदी में कहते हैं स्कंदन, कोएगुलेशन। ठीक है, बहुत तरीके होते हैं कोएगुलेशन कराने के, आपने घर पे कई बार कराया है कोएगुलेशन, मैं आपको बताता हूँ, आपको शायद याद आ जाए। कभी मक्खन को गर्म होते हुए देखा है? जब मक्खन गर्म होता है तो क्या होता है, घी अलग हो जाता है। ठीक है, दूध को बहुत ज्यादा गर्म दूध है उसे आप ठंडा कर देंगे जब, तो क्या होगा, पूरी की पूरी जो मलाई जिसको कहते हैं वो क्या होता है, ऊपर आ जाती है, पनीर बन जाता है दूध के फट जाने के बाद में। ये सब है क्या बेटा, ये सब स्कंदन की प्रक्रियाएं हैं। आपसे कोई पूछे आप स्कंदन कैसे करा सकते हो, बोले साहब गर्म करके। अरे हमने तो ये पढ़ा था गर्म करने पर उनकी गति बढ़ जाती है, तो अगर गति बढ़ रही तो क्या स्कंदन होगा? हाँ, हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब ताप के बढ़ाने पर अणु की गति बढ़ेगी तो गति बढ़ने के कारण बेटा टकराव भी बढ़ेगा, और टकराव बढ़ेगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो नीचे बैठने लगेंगे। ठंडा करके, हाँ ठंडा करके भी अवक्षेपण कराया जा सकता है। ठंडा करेंगे अणु पास पास, ये तो कॉमन है, अणु पास पास आएंगे, पास पास में नीचे बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। किसी विद्युत अपघट्य के आने पर भी अवक्षेपण हो सकता है, यस, ये बिल्कुल सही बात है, विद्युत अपघट्य के आने पर भी अवक्षेपण हो सकता है। कैसे हो जाएगा? आप इमेजिन करो दूध कैसे फाड़ते हैं, दूध कैसे फट जाता है, कुछ मत करो, थोड़ा सा नींबू निचोड़ दो दूध फट जाएगा। तो ये सारी घटना क्या है बेटा, स्कंदन ही तो है, इसे अवक्षेपण कहते हैं। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि द्रव स्नेही का स्कंदन इतनी जल्दी नहीं होता, द्रव विरोधी का स्कंदन जल्दी हो जाता है।
क्यों? क्योंकि उन्हें बनाया ही जबरदस्ती गया है, इसलिए वो टूट भी जल्दी जाते हैं। तरफ इसलिए इतनी आसानी से नहीं टूटते। ठीक है, तो इसमें जो मैंने लास्ट मेथड बोला था, तो मैंने लास्ट मेथड बोला कि विद्युत अपघट्य को मिलाकर आप अवक्षेपण करा सकते हो, और वो प्रक्रिया ज़्यादा अच्छी है। जब आप विद्युत अपघट्य मिला के अवक्षेपण कराते हो तो आप किसी भी कोलाइड का अवक्षेपण करा सकते हो। ठीक है बात। अब मान लीजिए मेरे पास में फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट था, आपको पता है ये धनात्मक सॉल्ट होता है। यदि मैं इसमें NaCl डाल दूं तो क्या इसका अवक्षेपण हो जाएगा? यस, 100% हो जाएगा। अवक्षेपण करेगा कौन? आयनिक करेगा या Cl करेगा? बेटा Cl करेगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। इस Cl के कारण इसका अवक्षेपण होगा, इस Cl के कारण स्कंदन होगा। सर क्या PaSO4 भी कोएगुलेशन कराएगा? यस, जरूर कराएगा। किसके कारण होगा? SO4 के कारण होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव, आपको देखना यही है कि अगर सॉल्ट पॉजिटिव है तो ऋणात्मक वाला स्कंदन कराएगा, और सॉल्ट नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला स्कंदन कराता है। तो क्या सर दोनों ही स्कंदन करा सकते हैं? यस, दोनों करा सकते हैं। लेकिन एक बहुत शानदार क्वेश्चन बन गया यहाँ पे। मैं एक और ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट। क्या ये भी कोएगुलेशन कराएगा? यस, ये भी कोएगुलेशन कराएगा। कौन कराएगा? PO4 कराएगा, फॉस्फेट कराएगा। लेकिन बेटा अगर आपसे कोई ये पूछे बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन है, याद रखना Na3PO4 सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, Na3PO4। और इसी को बताने के लिए बेटा कोएगुलेशन में एक टॉपिक और जोड़ रहा हूँ, 3 टॉपिक जोड़ रहा हूँ मैं। मैंने पहले इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बताया, कोलाइड पार्टिकल पे चार्ज कैसे आया। दूसरा मैंने इसी में जोड़ दिया कोएगुलेशन, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है कोएगुलेशन, और कोएगुलेशन से ही जुड़ा हुआ है तीसरा टॉपिक, बहुत शानदार नियम है, इसे कहते हैं हार्डी-शूल्जे नियम। ठीक है, हार्डी-शूल्जे नियम। ठीक, विद्युत अपघट्य कौन सा ज्यादा इफेक्टिव होगा, इसी को बताने के लिए हार्डी-शूल्जे आए थे। जैसे अभी आपने 3 विद्युत अपघट्य लिखे थे, तो कौन सा वाला विद्युत अपघट्य कितना ज्यादा इफेक्टिव होगा, इसी को बताने के लिए कौन आए थे? हार्डी-शूल्जे आए थे। हार्डी-शूल्जे ने 2 बातें कही, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और आपको बताओ इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपका ये अपोहन आया है पेपर में, ब्राउनियन मूवमेंट आया है पेपर में, तो इसलिए जितने भी शॉर्ट नोट पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इनको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो बेटा हार्डी-शूल्जे नियम क्या कहता है? हार्डी-शूल्जे नियम में 2 बातें होती हैं, दिमाग में बैठा लो। पहली बात तो कोलाइडिक पार्टिकल्स के स्कंदन के लिए, कोलाइडिक पार्टिकल्स के अवक्षेपण के लिए विपरीत आवेशित आयन का होना आवश्यक है। ठीक है, विपरीत आवेशित आयन का होना आवश्यक है यदि आप कोलाइडिक पार्टिकल्स का स्कंदन कराना चाहते हैं तो। नंबर 2, वो आयन उतना अधिक प्रभावी होगा जिसपे जितना ज्यादा विपरीत आवेश होगा। 2 बातें, एक तो विपरीत आवेश का होना आवश्यक है, दूसरी बात वो आयन उतना ज्यादा प्रभावी होगा जिसपे जितना ज्यादा अपोजिट चार्ज होगा। जैसे अब मैं उसी का एग्जांपल ले लूं, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट है तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन है? PO4। उससे कम इफेक्टिव कौन है? SO4। उससे कम इफेक्टिव कौन है? Cl। और इससे भी ज्यादा इफेक्टिव कौन हो जाएगा? FeCl4 फेरोसाइनाइड। इससे भी ज्यादा इफेक्टिव, जिसपे जितना ज्यादा नेगेटिव नहीं कहना चाहिए, जिसपे जितना ज्यादा अपोजिट चार्ज होगा तो उतना ही ज्यादा स्कंदन करेगा। ओके, बात समझ में आ रहा है? बात दूसरी बात, मैंने बोला द्रव स्नेही का स्कंदन इतनी आसानी से नहीं होता। छोटी सी कहानी दिमाग में रखो आप लोग, मजा आएगा आपको। मैंने पहले ही बोला था द्रव स्नेही कोलाइड लाइक आल्सो लव मैरिज, और बेटा लव मैरिज इतनी आसानी से टूटती नहीं है। जब आप अरेंज की बात करते हो, जिसको जबरदस्ती बनाया गया, मेरी जो शादी हुई, मुझे अपनी वाइफ से जबरदस्ती मिला दिया गया, पसंद नहीं थे, अब बीच में कोई एक आ जाएगा तो हम लोगों के रिश्ते धीरे धीरे कमजोर होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही जबरदस्ती से बने हुए थे। कोई बीच में कोई आ गया, उसने थोड़ी सी मिर्च इधर लगाया, थोड़ा सा नमक उधर लगाया, तो क्या होगा? रिलेशन ब्रेक हो जाएगा, जल्दी टूट जाएगा। लेकिन जो द्रव स्नेही वाले हैं
वो इतनी आसानी से नहीं टूटते हैं। ओके, और याद रखना हार्डी-शुल्ज़र नियम, जितना अपोजिट चार्ज उतना ज़्यादा प्रभावी, और कोलाइड्स का अवक्षेपण के लिए अपोजिट चार्ज का होना आवश्यक है। तो बेटा 3 टॉपिक आज हम लोगों ने फिनिश किए एक साथ। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के साथ दूसरी चीज आई कोएगुलेशन, और कोएगुलेशन के साथ तीसरी चीज उसी में आके जुड़ गई आपका हार्डी-शुल्ज़र रूल। ओके, हार्डी-शुल्ज़र रूल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, ये पता करते हैं कि कौन कितना ज़्यादा कोएगुलेशन करा सकता है, इसका कोएगुलेशन पावर कितना ज़्यादा है, कौन कितनी जल्दी स्पंदन करा सकता है, इसके बारे में यहाँ पे बताया जा सकता है। ओके, ये तीनों टॉपिक आप कॉपी में कंप्लीट करिए, इसको आप नोट करिए। ओके, फिर मिलेंगे हम लोग, धन्यवाद।